नमस्कार साथियों, मैं सुधीर छिंपा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से और वंशावली सेमेस्टर द्वितीय के इस क्लास के अंदर सभी छात्रों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था शिवाजी के बारे में और आज के वीडियो में हम देखेंगे पेशवाओं का अभ्युदय तथा मराठा शक्ति का प्रसार। सबसे पहले हम देखेंगे छत्रपति साहू के बारे में। देखिए, छत्रपति साहू जो है वह संभाजी के पुत्र थे तथा शिवाजी के पोते थे। रायगढ़ के पतन के पश्चात साहू को उनकी माता के साथ 18 वर्षों तक औरंगजेब की कैद में रहना पड़ा था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आजम शाह ने मराठों में फूट डालने के उद्देश्य से साहू को कैद से मुक्त कर दिया था। देखिए, मुगल जो सरदार था जुल्फिकार खां, उसका विचार था कि साहू जब कैद से मुक्त होकर महाराष्ट्र पहुंचेगा तो वो अपना दावा, अपना राज्य वापस प्राप्त करने के लिए ताराबाई से युद्ध करेगा। देखिए, साहू ने बालाजी विश्वनाथ की सहायता से मराठा सेनापति जादव को अपने पक्ष में कर लिया तथा नवंबर 1707 को खेद नामक स्थान पर उसने ताराबाई की सेना को परास्त कर दिया और महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया था। फरवरी 1708 में उसने सतारा में मराठा छत्रपति के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा 1714 में राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई ने ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को कैद करने में सफलता प्राप्त की तथा कोल्हापुर में अपने पुत्र संभाजी द्वितीय को मराठा छत्रपति घोषित कर दिया था। आगे हम देखते हैं कि शिवाजी के पश्चात जो साहू है वह मराठों के सबसे शक्तिशाली तथा प्रभावशाली शासक रहे थे। उनके समय में मराठा राज्य के जो पेशवाओं का पद था वह महत्वपूर्ण होता चला गया तथा उनके अधिकारों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई थी। अब हम एक नज़र डालते हैं पेशवाओं के अभ्युदय पर। देखिए, साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया था। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके जो पुत्र थे बाजीराव, उनको पेशवा नियुक्त किया गया और बाजीराव के पश्चात उनके जो पुत्र थे बालाजी बाजीराव, उनको पेशवा बनाया गया था। देखिए, ये जितने भी पेशवा हुए ये सभी योग्य सिद्ध हुए तथा सभी साहू के प्रति वफादार रहे थे। साहू जानता था कि उनमें वह क्षमताएं नहीं है जितनी क्षमताएं पेशवाओं में है। इस कारण उन्हें शासन के संपूर्ण अधिकार पेशवाओं को सौंप दिए गए थे और पेशवाओं ने अपनी योग्यता से मराठों को भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बना दिया था। आगे हम देखते हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में, जो पहले पेशवा माने जाते हैं, जिनका कार्यकाल रहा था 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी तक। देखिए, बालाजी विश्वनाथ का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता शिवाजी की सेवा में रह चुके थे और बालाजी ने मराठों के यहाँ नौकरी भी कर ली थी। 1699 से 1708 ईस्वी के मध्य विश्वनाथ मराठा सेनापति धानाजी जादव की सेवा में रहे थे। 1707 में वह अपने स्वामी यानी धन्नाजी जादव के साथ साहू की सेवा में चले गए थे। साहू ने उन्हें 1708 में सेनाकार्ते यानी सेना को संगठित करने वाला के पद पर नियुक्त कर दिया था। 1713 में साहू ने विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया था। देखिए, 1713 में साहू ने विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया था। 1714 में विश्वनाथ ने मराठों के 9 सेनापति कान्होजी को साहू को मराठा छत्रपति स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया था। आगे हम देखते हैं विश्वनाथ की मुख्य सफलताएं। बालाजी विश्वनाथ की मुख्य सफलताएं। 1719 में मुगल बादशाह की ओर से सैयद हुसैन अली द्वारा मराठों से एक संधि की गई थी और इसी संधि को हम दिल्ली की संधि के नाम से जानते हैं। देखिए, दिल्ली की जो संधि है वो मराठों की सबसे बड़ी संधि मानी जाती है और इन्हें मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह कथन रिचर्ड टेम्पल ने कहा है। इस संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। आगे हम देखते हैं कि इस संधि की शर्तें क्या थी। देखिए, इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह ने साहू को महाराष्ट्र और साहू द्वारा विजित जितने भी प्रदेश थे उनका स्वामी मान लिया तथा दक्षिण भारत के जो मुगल सूबे थे, 6 मुगल सूबे थे, उन 6 मुगल सूबों से मराठे चौथ तथा सरदेश मुखी वसूल कर सकेंगे तथा उनमें शांति स्थापित करने का उत्तरदायित्व भी उनको सौंप दिया गया था। इसके बदले में साहू ने मुगलों को
15,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देने और मुगल बादशाह को 10 लाख रुपए प्रति वर्ष देना स्वीकार किया था। देखिए, मुगल बादशाह जो हैं उनको 10 लाख रुपए प्रति वर्ष मराठे सौंपेंगे, इस संधि में यह मान्यता हुई थी। इस प्रकार मराठों को उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया था। बाजीराव का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य था कि साहू को मुगल बादशाह से छत्रपति की वैधानिक मान्यता दिलवाना। देखिए, विश्वनाथ ने अब मुगलों से यह मान्यता दिलवा दी थी कि छत्रपति अब कौन रहेंगे, वह होंगे साहू। देखिए, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु जो है वो अप्रैल 1720 ईस्वी में हो गई थी। उनके बाद उनके जो पुत्र हैं बाजीराव, वह पेशवा बने थे। देखिए, पेशवा बाजीराव 1720 से 1740 ईस्वी के बीच का इनका कार्यकाल रहा था। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उनका जो पुत्र है बाजीराव प्रथम, वह पेशवा बना और इस समय उनकी आयु केवल मात्र 20 वर्ष की थी। आगे हम देखते हैं कि उनका एक कथन जो है वह बड़ा ही प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएगी। देखिए, ये जर्जर वृक्ष जिन्हें कह रहे हैं यह है मुगल सल्तनत। मुगल जो है वह दिल्ली में थे, केंद्र में थे। इनका कहने का तात्पर्य यह था कि अगर हम सीधा दिल्ली पर आक्रमण करें तो भारत को हम बहुत जल्दी अपने अधीन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इनकी विजय के बारे में। देखिए, सर्वप्रथम बाजीराव ने मालवा पर आक्रमण करके 1724 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। मालवा के पश्चात उन्होंने 1735 ईस्वी के अंदर संपूर्ण गुजरात को जीत लिया तथा दक्षिण में निजाम उल गुल्क जो उससे आशंकित था, उसके साथ उनका युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी के अंदर पालखेड़ा नामक स्थान पर, और इसी स्थान पर उन्होंने निजाम को घेर कर संधि के लिए बाध्य कर लिया था। दोनों के बीच मुंगी सीव गांव की संधि हुई थी और इस संधि के तहत निजाम ने साहू को मराठों का एकमात्र छत्रपति मान लिया तथा उसे चौथ तथा सरदेशमुखी देना स्वीकार कर लिया था। आगे देखते हैं बाजीराव के सैनिक अभियानों में। आगे हम देखते हैं 1733 ईस्वी के अंदर जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध बाजीराव ने एक अभियान किया तथा उन्हें खदेड़ दिया। पुर्तगालियों से सालसेट तथा बसीन प्राप्त कर लिया था। इन्होंने पुर्तगालियों को हराया तथा उनसे सालसेट और बसीन क्षेत्र जो है वह प्राप्त कर लिए थे। 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया तथा दिल्ली की सीमा के निकट महरौली में उन्होंने अपने खेमे गाड़ दिए तथा यहाँ पर जमकर लूटपाट की। मुगल शासक ने निजाम को अपनी मदद के लिए बुलाया, लेकिन निजाम जो है वो भोपाल के निकट ही पराजित हो गया था और इस युद्ध के बाद बाजीराव प्रथम को मालवा, नर्मदा तथा चंबल के प्रदेश मिल गए थे। 1740 में बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। देखिए, बाजीराव जो है वो शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति के सबसे बड़े प्रतिपादक माने जाते थे। आगे हम देखते हैं उनके जो पुत्र हैं उनके बारे में। पेशवा बालाजी बाजीराव, जिनका कार्यकाल है 1740 से 1761। 1761 के अंदर पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हुई भारी क्षति से इनको आघात पहुंचा और इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, पेशवा बालाजी बाजीराव जो है इनके समय तक पेशवाओं का पद जो है वो पैतृक हो गया था, यानी वंशानुगत हो गया था। पिता के बाद उनका पुत्र ही जो है वो पेशवा बनेगा। जब 1740 के अंदर बाजीराव की मृत्यु हुई तो साहू ने बालाजी बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त कर दिया था। अब मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के ही राजा रह गए थे, क्योंकि मराठा संगठन का जो वास्तविक नेता है वह कौन बन गया था? पेशवा बन गया था। आगे हम देखते हैं बालाजी बाजीराव ने मराठा शक्ति को चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। देखिए, 1751 में बंगाल का जो नवाब है मजबूर होकर उसने उड़ीसा जो है वो बालाजी बाजीराव को सौंप दिया था। दक्षिण के जो मैसूर राज्य और अन्य छोटे छोटे जो रजवाड़े थे उन्होंने नजराना देना स्वीकार कर लिया और हैदराबाद का जो निज़ाम है उसने 1760 में उदगीर में हरा दिया गया और उसे 62 लाख रुपए की वार्षिक जो राजस्व है
वह लेना स्वीकार कर लिया तथा मराठे जो हैं वह उनसे एक विशाल क्षेत्र लेने में भी कामयाब हो गए थे। आगे हम देखते हैं अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि को निकाल दिया गया था। देखिए बालाजी जो बाजीराव है उनके समय में अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गान था, अहमद शाह अब्दाली उसका जो यहाँ पर गवर्नर था उसको निकाल दिया गया था और उसी से रुष्ट होकर के उसने भारत पर आक्रमण किया और मराठों और अफ़गानों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसके अंदर मराठों की बहुत बड़ी पराजय और बहुत बड़ी क्षति हुई थी और इसी आघात को सहन नहीं कर पाए और बालाजी जो बाजीराव है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन सबसे पहले हम देखते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध है उसमें जब मराठा जो सेना थी वह जब युद्ध की ओर प्रस्थान कर रही थी, उस समय भरतपुर के जो राजा थे जाट राजा सूरजमल, उन्होंने मराठों को सहायता देने का वचन दिया था तथा उनके आगे 2-3 शर्त रखी थी कि एक आप युद्ध के समय जिस समय लौट जा रहे होंगे युद्ध के लिए, उस समय मार्ग में किसी भी राज्य पर आप हमला नहीं करेंगे, लूट मार नहीं करेंगे, साथ में महिलाओं और बच्चों को नहीं ले जाएंगे तथा अपनी पारंपरिक जो युद्ध पद्धति है गुरिल्ला युद्ध पद्धति, उसी के आधार पर आप युद्ध करेंगे। लेकिन मराठों ने उनकी एक भी बात नहीं मानी, तो जाट राजा जो सूरजमल है वह परोक्ष रूप से इनके साथ युद्ध के अंदर शामिल नहीं हुए थे। आगे हम देखते हैं। देखिए बालाजी जो बाजीराव है उन्होंने इस युद्ध के लिए अपना जो पुत्र था विश्वास राव उसको सेनापति बनाया, लेकिन जो वास्तविक सेनापति था वह था सदाशिवराव भाऊ, जो उनका चचेरा भाई भी था। तो जो भाऊ है उसने परंपरागत जो युद्ध शैली थी उनकी छापामार युद्ध पद्धति उसको छोड़ करके यूरोपियन युद्ध पद्धति को अपनाया और उसी के आधार पर युद्ध किया था, जिसके अंदर ये निपुण नहीं थे और इसी कारण इनकी सबसे बड़ी पराजय हुई थी। देखिए वहीं भाऊ ने रणभूमि में अपने सबसे शक्तिशाली तोपखाने का प्रयोग किया था, जिसका संचालन कौन कर रहा था? इब्राहिम गारदी कर रहा था। वहीं दाहिनी ओर की जो सेना थी उसका नेतृत्व मल्हार राव होलकर के हाथ में था और मल्हार राव होलकर जो है वो लड़ा ही नहीं और बिना लड़े ही वहां से चला गया था। आगे हम देखते हैं कि सरदेसाई ने इस युद्ध के बारे में क्या कहा है कि मराठों का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में सरदेसाई ने कहा है कि महाराष्ट्र का ऐसा कोई भी घर नहीं बचा था जिसने संभवतः अपना संबंधी नाहक खोया हो। यानी इस युद्ध में इतने लोग मारे गए कि महाराष्ट्र में कोई ऐसा घर नहीं बचा था जिसने अपना संबंधी इस युद्ध में नहीं खोया हो। आगे हम देखते हैं। एक व्यापारी जो था उसने बालाजी बाजीराव को इस युद्ध के बारे में सूचना दी थी और उसने अपने कथन में कहा था कि 2 मोती जल में विलीन हो गए, 22 मोहरें नष्ट हो गई तथा चांदी और तांबे की तो गणना ही नहीं की जा सकती। उसका कहने का कथन ये था कि उसका पुत्र विश्वास राव तथा उसका जो भाई था सदाशिवराव भाऊ, वो दोनों मारे गए, 22 मोहरें नष्ट हो गई, मतलब 22 आपके जो अच्छे सेनापति थे वह मारे गए और चांदी तथा तांबे की तो गणना ही नहीं की जा सकती, मतलब सैनिक जो है वो इतनी मात्रा में मारे गए हैं। इस क्षति को सहन नहीं कर पाए और बालाजी बाजीराव जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात जदुनाथ सरकार जो है वो कहते हैं कि पानीपत का एक युद्ध जो ये युद्ध है वह निर्णायक सिद्ध हुआ था। मराठा सेना की जो मुकुटमणि थी वह पानीपत में खो गई और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल हिंदू राजस्व या अखिल हिंदू स्वराज्य का जो सपना था मराठों का वह धूमिल होता नजर आ रहा था। आगे हम देखते हैं अगले पेशवा के बारे में जो था माधवराज। देखिए पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु के पश्चात उनका 17 वर्षीय जो पुत्र था माधवराव, वह 1761 में पेशवा बना। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक तथा राजनेता था तथा 11 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा साम्राज्य की खोई हुई किस्मत को वापस लौटा दिया था। उसने हैदराबाद के निज़ाम को हराया, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए बाध्य किया, रुहेलों को हराकर उसने राजपूत राज्य तथा जाट सरदारों को अपने अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपना अधिकार को फिर से सुनिश्चित किया था। मराठे जो हैं वो 1771 के अंदर बादशाह जो था शाह आलम उसको दिल्ली वापस ले आए और अब बादशाह जो है वह मराठों के पेंशन भोगी हो गए थे। देखिए पहली बार देखने को और सुनने को मिल रहा है कि मुगल बादशाह जो है मराठों के पेंशन भोगी हो गए हैं, मराठा अब उनको पेंशन दे रहे हैं।
आगे देखते हैं माधवराव की 1771 में क्षय रोग के कारण मृत्यु हो गई थी। देखिए, इनकी मृत्यु के पश्चात जो है, माधवराव की मृत्यु के पश्चात जो है, उनका भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन उसका जो चाचा है रघुनाथ राव, उसने 1773 में ही नारायण राव का वध कर दिया तथा पेशवा की गद्दी पर खुद बैठ गया। देखिए, नारायण राव की मृत्यु के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था माधवराव द्वितीय। उसको पेशवा स्वीकार कर लिया गया मराठों के द्वारा तथा माधवराव द्वितीय के संरक्षण के लिए एक बड़ भाई परिषद का निर्माण कर दिया गया, जिसे मराठा या संरक्षण परिषद या मराठा संघ भी कहा जाता है। उसका जो है वो निर्माण कर दिया गया तथा राघोबा को पेशवा पद से हटा दिया गया था। राघोबा इस बात से रुष्ट हो गया तथा वह अंग्रेजों के पास मुंबई चला गया और इसी का परिणाम था आने वाले आंग्ल मराठा युद्ध, और इसी के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। आगे हम देखते हैं पेशवाओं की वंशावली। देखिए, आज जो हमने किया है उससे संबंधित जितने भी नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ जो है वो आपके व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप एक बार गौर से पेशवाओं की इस वंशावली को देख लीजिएगा, और इससे संबंधित अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मेरे जो फ़ोन नंबर है आप उस पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त दो रहेगी कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछें तो वो जेन्युइन होना चाहिए, और फ़ोन जो है वो सिर्फ अपनी जो समस्या है उसको लेकर के ही करें। अनर्गल कोई भी बात जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। धन्यवाद।